वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स से शिक्षा। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडी का फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर। इस चैप्टर की ये आपकी 4th वीडियो है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैपिटल मार्केट के बारे में। जैसे कि हमने बताया था कि फाइनेंशियल मार्केट को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो शॉर्ट टर्म फंड्स रेज करने के लिए यूज किया जाता है। इसके जितने इंस्ट्रूमेंट्स थे, ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, ये सारे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आ जाते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर, दैट इज कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट था स्पेसिफिकली फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, यानी अगर आपको शॉर्ट टर्म फंड्स रेज करने हैं तो आप मनी मार्केट के साथ जाएंगे, अदरवाइज फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स आप कैपिटल मार्केट के साथ जाएंगे। सो कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स. It includes all organization, institute, instrument which provide long term and medium term funds. यानी जितने भी institutes या instruments जो long term और medium funds रेज करते हैं वो सारे आपके capital market का पार्ट बन जाते हैं। इसमें कोई भी short term fund रेज करने वाला इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड नहीं किया जाता, जिसकी टाइम लिमिट मतलब अप टू 1 ईयर होगी, वो सिर्फ और सिर्फ मनी मार्केट का पार्ट है, वो कैपिटल मार्केट का पार्ट नहीं कंसिडर किया जाएगा। इसके जो कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इसमें हम शेयर मतलब यूज करते हैं वो है आपके शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, पब्लिक डिपॉजिट। एज वी ऑल नो, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स ये तो हम लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए ही यूज करते हैं। म्यूचुअल फंड्स और पब्लिक डिपॉजिट आप मीडियम टर्म के लिए यूज कर लेते हैं। सो कैपिटल मार्केट में आप जो फंड्स रेज करते हैं वो किस तरह से कर सकते हैं? शेयर्स इशू कर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स एंड पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू। तो कैपिटल मार्केट का मेन रोल या ये कहे फंक्शन क्या है मेन? सो कैपिटल मार्केट चैनलाइज सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्टिव यूजेस, यानी कैपिटल मार्केट के थ्रू हाउसहोल्ड्स की जितनी भी सेविंग्स होती हैं ये उसे इन्वेस्ट करते हैं, और प्रोडक्टिव यूज यानी एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां से अच्छे रिटर्न्स मिल सके। जो सेव कर रहे हैं, जो एक सेवर सेक्शन है हाउसहोल्ड, उनका भी बेनिफिट हो, और जहां ये इन्वेस्ट कर रहे हैं उन कंपनीज का भी बेनिफिट हो, राइट। अब आ जाते हैं कैपिटल मार्केट के फीचर्स पर। क्या फीचर्स है इसके? फर्स्ट इज लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, कि ये सेवर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में एक लिंक बनाता है। ये हमने फाइनेंशियल मार्केट के ही कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। देखो कैपिटल मार्केट भी किसका पार्ट है? फाइनेंशियल मार्केट का। तो कॉन्सेप्ट भी यहाँ वही सेम रहेगा कि भाई जितने भी हाउस होल्ड हैं, जो सरप्लस यूनिट होती है, जो सेवर्स होते हैं, ये उनके फंड्स को किसको दे देते हैं? उन इन्वेस्टर्स को, उन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, जिसे वो सही तरीके से यूटिलाइज कर सकें, अच्छा रिटर्न अर्न कर सकें, और उसका बेनिफिट ये सेवर्स को भी दें, राइट। तो इन दोनों के बीच में एक लिंक बनाता है। डील्स इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कैपिटल मार्केट मोस्टली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डील करती है। लॉन्ग टर्म के साथ साथ आप यहाँ मीडियम टर्म भी लिख लीजिए, क्योंकि ये मीडियम टर्म में भी डील करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज यूटिलाइज इंटरमीडिएटरीज, ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, डिपोजिटरीज, यानी कैपिटल मार्केट में जो भी काम होता है, जो भी फंड्स इशू किए जा रहे हैं, शेयर्स इशू करो, डिबेंचर्स इशू करो, बॉन्ड्स इशू करो, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन लोगों का। ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, डिपोजिटरीज। ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स आपने देखे होंगे, जो कमीशन चार्ज करते हैं जब भी आप कोई सिक्योरिटी इशू करने जाते हैं, तो इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिपोजिटरीज तो अभी आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में ही आगे, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएटरी होते हैं जिनके बिना कैपिटल मार्केट वर्क नहीं कर सकती, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पर आप कैपिटल अवेलेबल कराते हो बड़ी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को। देखो मेरे पास जितनी भी सेविंग्स है या आपके पास जितनी भी सेविंग्स है, वो मेरे पास घर में पड़े पड़े इंक्रीज नहीं होने वाली है, राइट। अगर हम सब अपनी अपनी सेविंग्स को इकट्ठा कर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को दे देते हैं तो उनके पास एक ह्यूज अमाउंट में कैपिटल आ जाएगी, और उनके पास कैपिटल आएगी तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप होंगी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे डेवलप होंगी वैसे वैसे इंडिया की इकोनॉमी भी डेवलप होगी, राइट। सो ये काम करती है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट रोल प्ले करती है कैपिटल फॉर्म करने में, बड़ी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कैपिटल अवेलेबल कराने में। देखो कोई भी, मैं अकेले कहीं पे भी कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर सकती। ये क्या करते हैं? सारे सेवर्स या सरप्लस यूनिट या हाउस होल्ड से मनी या फंड्स इकट्ठा करते हैं, फिर उसे एक सही जगह यूटिलाइज करते हैं, सही जगह इन्वेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। देखो कैपिटल मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, कई सारे लोग या कहें मेजॉरिटी ऑफ पीपल इससे जुड़े हुए हैं। किसी भी कंट्री की आप बात करें तो वहां देखो, जहां पर भी आप पब्लिक डीलिंग की बात कर देते हैं ना, जहां सीधे सीधे पब्लिक डीलिंग हो रही है, लोग इसमें इन्वॉल्व है, वहां पर गवर्नमेंट का रोल आ ही जाता है। क्योंकि देखो अगर कैपिटल मार्केट में कुछ भी लॉस होता है या कोई भी फ्रॉड होता है
तो सीधे सीधे कौन अफेक्ट होगा? पब्लिक। और पब्लिक की जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की। सो गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना ही पड़ता है। और कैपिटल मार्केट में स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा लॉस या ये कहें फ्रॉड हुए हैं। अभी रिसेंटली आपको एक वेब सीरीज देखने को मिली होगी, स्कैम 1992, राइट, ऑल अबाउट कैपिटल मार्केट। ये कैपिटल मार्केट के बारे में ही, कैपिटल मार्केट का फ्रॉड बहुत तगड़ा हुआ था 1992 में, ठीक है। सो इन सारे स्कैम्स, अच्छा कंपनीज आई, उन्होंने शेयर्स इशू करे, लोगों से पैसे लिया, फिर कंपनीज चली गई, लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ, लोगों के साथ तो फ्रॉड हुआ ना। तो इस टाइप के फ्रॉड को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए और कैपिटल मार्केट को कहा गया कि आप इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। फिर गवर्नमेंट ने फ्यूचर में सेबी को भी लेकर आया, 1988 में सेबी आया था, ठीक है। सेबी क्या है? एक रेगुलेटरी अथॉरिटी। देखो गवर्नमेंट के पास बहुत सारे काम है, वो सारी चीजें डील नहीं कर सकती एक साथ, तो उन्होंने एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस डिपार्टमेंट का काम क्या है? ये पूरी तरह से कैपिटल मार्केट पर नजर रखता है, ठीक है। सेबी, सो सेबी एंड आरबीआई ये पूरी तरह से नजर रखते हैं कैपिटल मार्केट की हर हरकत पर, कि किसी भी तरह का कोई फ्रॉड ना हो, कोई गड़बड़ ना हो, किसी भी तरह से पब्लिक को कोई हार्म ना हो, राइट। अब आ जाते हैं आइडियल कैपिटल मार्केट के फीचर्स पर, कि एक आइडियल कैपिटल मार्केट कैसी होनी चाहिए। सो फर्स्ट इज वेयर फाइनेंस इज अवेलेबल एट रीजनेबल कॉस्ट, जहां से आप फंड्स रेज कर सके, फाइनेंस ला सके एट रीजनेबल कॉस्ट। देखो जब भी आप फंड्स रेज करने चाहते हैं, इधर आप शेयर्स इशू करें, डिबेंचर्स इशू करें, बॉन्ड्स इशू करें, तो कुछ ना कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट लगती है। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? शेयर्स इशू करने से पहले जो आप खर्चा करते हैं उसको आप फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं लोगों को इन्वाइट करने के लिए, ठीक है, या आप कमीशन देते हैं ब्रोकर्स को, अंडर राइटर्स को, या फिर आप सेबी की फीस देते हैं। जो भी आपका जो एक्सपेंडिचर होता है बिफोर इशूइंग शेयर्स और डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, वो सारा आपका फ्लोटेशन कॉस्ट कहलाता है। तो अगर वो फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, तो मुझे शेयर्स इशू करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्ट मेरे ऑलरेडी जा चुकी है, राइट। सो रीजनेबल कॉस्ट पर अगर फाइनेंस अवेलेबल होते हैं तो उसी मार्केट को कहा जाता है एक आइडियल कैपिटल मार्केट, जहां फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत कम हो। विच फैसिलिटेट इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कैपिटल मार्केट इकोनॉमी की ग्रोथ में भी हेल्प करे, वही एक आइडियल कैपिटल मार्केट कहलाएगी। वेयर मार्केट ऑपरेशंस आर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, जहां मार्केट ऑपरेशन सारे फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, यानी जो भी काम हो रहा है वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो, कुछ भी ऐसा ना हो आप हाइड ना कर रहे हो कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है। कैपिटल मार्केट में जो भी कंपनीज एंट्री हो रही हैं, जो इसका पार्ट बनना चाहते हैं, जो यहाँ पर अपने शेयर्स इशू करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, वो सब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और फ्री और फेयर होना चाहिए, यानी बिल्कुल सही काम होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई गड़बड़ या कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन आप स्टार्टिंग इनिशियल लेवल पर दे रहे हैं वही आपको रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी आई और उसने कहा कि भाई मुझे फंड रेज करने हैं ए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, ए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए मुझे फंड्स रेज करने हैं। फंड्स आपने रेज कर लिए और उसके बाद आपने उन्हीं फंड्स को बी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया, तो ये क्या हुआ? ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्योंकि आपने बोला था ए लेकिन आप गए किसके साथ? बी के साथ, विच इज रॉन्ग, क्योंकि लोगों ने ट्रस्ट किया था आपके ऊपर कि भाई आप ए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले हैं और ए प्रोजेक्ट पे हमें लगता है कि हाँ यहाँ हमारे जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर रहेगी, लेकिन आपने डिसीजन दोबारा चेंज कर लिया, अपनी तरफ से ले लिया, ठीक है। सो ये बिल्कुल भी फेयर नहीं होगा उन इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने इन्वेस्ट किया है। सो हर चीज ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, हर चीज क्लियर होनी चाहिए। लास्ट इज मस्ट प्रोवाइड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन टू इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर्स आपके यहाँ मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन जितनी जरूरी है वो तो जरूर प्रोवाइड करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जब भी आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं तो प्रोस्पेक्टस में आपको अपनी कंपनी की सारी डिटेल्स, पास्ट रिकॉर्ड, कितने डायरेक्टर्स हैं, कितने शेयर होल्डर्स हैं या कितनी आपकी कैपिटल है, सारी इंफॉर्मेशन आपको उसमें मेंशन करनी होगी, राइट। तो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को देना है सो दैट वो एक वाइज डिसीजन ले सके दैट दे वांट टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी और नॉट, वो करना चाहते भी हैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट या नहीं। तो बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन, किसी भी तरह का धोखा नहीं उन्हें देना है। मस्ट एलोकेट कैपिटल प्रोडक्टिवली, भाई लोगों ने आपके यहाँ जितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है उसे आप सही तरीके से इन्वेस्ट करें, प्रोडक्टिवली, बेसिकली जहां से आप कुछ अचीव भी कर सकें, अच्छे रिटर्न भी मिल सके, तो कैपिटल को आपको प्रोडक्टिवली यूज करना है, ठीक है। सो आइडियल कैपिटल मार्केट क्या होगी? जहां फंड्स रीजनेबल कॉस्ट पर मिलेंगे, जहां इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, जहां पर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ऑपरेशंस होंगे, जहां आप इन्वेस्टर्स को सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और कैपिटल को प्रोडक्टिवली एलोकेट करेंगे, यूज करेंगे, राइट। अब आ जाते हैं टाइप्स
टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट पर। कैपिटल मार्केट को भी हमने फर्दर क्लासिफाई किया है दो पार्ट्स में, वन इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंड इज सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो देखो प्राइमरी मार्केट यानी सबसे पहले जब हम शेयर्स या कोई भी सिक्योरिटी इशू करते हैं तो वो हम करते हैं प्राइमरी मार्केट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो अपने शेयर्स मार्केट में इशू करना चाहती है, पब्लिक को सेल करना चाहती है, तो उस केस में वो प्राइमरी मार्केट के साथ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखो मान लीजिए बहुत सारे लोगों ने शेयर्स परचेज कर ली, ठीक है। हमें पता है कि जो फाइनेंशियल मार्केट है बहुत ज्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है कि आप शेयर्स को कभी भी सेल परचेज कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर 10,000 इन्वेस्टर्स हैं, 10,000 लोग हैं जिन्होंने हमारे शेयर्स परचेज किए थे। अब ये इनमें से कुछ लोग सेल करना चाहते हैं, ठीक है, और कुछ अलग न्यू लोग हैं जो परचेज करना चाहते हैं इस कंपनी के शेयर्स, जिसने सबसे पहले प्राइमरी मार्केट में शेयर्स इशू कर दिए। तो ये कहाँ जाएंगे? प्राइमरी मार्केट में। तो एक बार इस कंपनी ने जो शेयर्स इशू कर दिए, पब्लिक ने ले लिए, इसका रोल यहीं खत्म। अब जो सेल और परचेज होगा कि कोई इन्वेस्टर इनमें से सेल करना चाहता है या कोई न्यू इन्वेस्टर परचेज करना चाहता है, वो सब काम होगा सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है सभी शेयर होल्डर्स को कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो कभी भी अपने शेयर्स को सेल कर सकते हैं, किसी को भी सेल कर सकते हैं, और कोई भी यहाँ पर आकर परचेज भी कर सकता है न्यू शेयर्स, ठीक है। तो सेकेंडरी मार्केट को ही आप कहते हैं स्टॉक मार्केट। बहुत ज्यादा नाम आपने सुना होगा, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट भी कहा जाता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां पर आपको बहुत ज्यादा मतलब क्या कहते हैं फ्रीडम मिलती है कि आप कभी भी शेयर सेल कर सकते हैं, कभी भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंपनी का रोल नहीं आता। सेकेंडरी मार्केट में कंपनी का कोई रोल नहीं है। कंपनी का रोल था सिर्फ प्राइमरी मार्केट पर इनिशियल लेवल पर जब उन्होंने सबसे पहली बार शेयर्स इशू करे। उसके बाद सेकेंडरी मार्केट में सारे कौन होते हैं? इन्वेस्टर्स। मैंने शेयर्स परचेज किए, आपने शेयर्स परचेज की, किसी और ने शेयर्स परचेज किए। अब मुझे आज सेल करने हैं, मुझे दिख रहा है कि भाई आज जो रेट है शेयर्स का वो इंक्रीज हो गया है, तो मैं सेकेंडरी मार्केट के थ्रू किसी भी पर्सन को अपने शेयर्स सेल कर सकती हूँ, ठीक है। या आपने अभी तक इस कंपनी के शेयर परचेज नहीं किए थे, बट अब आपको लग रहा है कि ये कंपनी अच्छी है, मुझे इसके शेयर्स परचेज करने चाहिए, तो आप कंपनी के पास जाके तो नहीं कह सकते कि भाई मुझे भी शेयर्स चाहिए, अब आप दो। तो कंपनी आपको ऐसे नहीं देगी, कंपनी एक ही बार इशू करती है। तो आप जाएंगे सेकेंडरी मार्केट में और सेकेंडरी मार्केट से जो भी पर्सन यहाँ पर सेल कर रहा होगा आप उससे परचेज कर लेंगे, राइट। तो जितनी भी डीलिंग होगी इन्वेस्टर्स के बीच में, जो भी सेल परचेज होगा वो सेकेंडरी मार्केट में होगा, और जब पहली बार कंपनी शेयर्स इशू करती है तो वो करती है प्राइमरी मार्केट में, राइट। सो प्राइमरी मार्केट को हम न्यू इशू मार्केट भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि सब जो भी न्यू आप सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं वो प्राइमरी मार्केट में कहते हैं, इसलिए इसे न्यू इशू मार्केट कहा जाता है। As in these market securities are sold for the first time, क्योंकि यहाँ फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज सेल की जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कहें आईपीओ, आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी जब आप इनिशियल लेवल पर पहली बार पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं शेयर्स, तो वो होता है प्राइमरी मार्केट में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आईपीओ कहाँ इशू किए जाते हैं, तो किए जाते हैं प्राइमरी मार्केट में। सबसे पहले पब्लिक को जो ऑफर दिया जाता है वो दिया जाता है प्राइमरी मार्केट में। अब आ जाते हैं मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज इन प्राइमरी मार्केट, यानी कंपनी जो शेयर्स इशू कर रही है उसे शेयर इशू करने के कई तरीके हैं, ठीक है, कई सारे तरीके हैं। तो जिसमें आपका फर्स्ट आता है पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस, जो अभी तक आप पढ़ते आए कि भाई पब्लिक को हम मार्केट में जब शेयर्स इशू कर रहे हैं, लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं, तो हम उनके लिए प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। प्रोस्पेक्टस क्या है? इट्स काइंड ऑफ अ बुक जिसमें आप सारी इंफॉर्मेशन कंपनी की लिखते हैं, कंपनी के क्या पास्ट रिकॉर्ड रहे हैं, कितना प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया, उनकी अकाउंट डिटेल, या उनके कितने डायरेक्टर्स हैं, कितने शेयर होल्डर्स हैं, ये सारी डिटेल्स आप अपने प्रोस्पेक्टस में लिखते हैं। किस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं सब आप प्रोस्पेक्टस में लिख देते हैं। फिर लोगों को इनवाइट करते हैं और लोगों को अगर प्रोस्पेक्टस की इंफॉर्मेशन सही लगती है, लोग इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो आपके शेयर्स परचेज करते हैं, राइट। सेकेंड इज ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल क्या है? देखो यहाँ पर कंपनी जो थी, जब हमने प्रोस्पेक्टस इशू किया, कंपनी ने डायरेक्टली पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू किया, और पब्लिक को अगर इंटरेस्ट आया, उन्हें कंपनी पसंद आई, तो वो डायरेक्ट कंपनी से शेयर्स परचेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर कंपनी और पब्लिक, जनरल पब्लिक, इन दोनों के बीच में डीलिंग चलती है। बट जो सेकेंड पॉइंट है ये है ऑफर फॉर सेल। यहाँ पर कंपनी डायरेक्ट पब्लिक को शेयर्स इशू नहीं करती। कंपनी क्या करती है? सारे के सारे शेयर्स ब्रोकर को सेल कर देती है। देखो जब शेयर्स इशू करने जाते हैं तो हमें पता है बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन वहां पर लगता है। तो भाई
पहले केस में था कंपनी ने सारी मेहनत खुद करी पब्लिक को शेयर्स इशू करने के लिए, जो भी काम था उन्होंने खुद किया, लेकिन ऑफर फॉर सेल में ये जो कंपनी है ये थोड़ी आराम परस्त है, ये ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहती, तो इन्होंने क्या किया, इन कंपनी ने जो भी मान लीजिए शेयर 10 रुपए का एक है, ठीक है, एक शेयर 10 रुपए का है, तो इन्होंने उसी 10 रुपए की फेस वैल्यू पर ही सारे शेयर्स ब्रोकर को सेल कर दिए, ठीक है। अब ये ब्रोकर कोई एक पर्सन या कोई एक इंस्टीट्यूशन, एक कंपनी हो सकती है अलग, जिनका काम ही यही है कि वो शेयर्स को पब्लिक को इशू करेंगे। तो इस कंपनी ने सारे शेयर्स इस ब्रोकर कंपनी को इशू कर दिए, ठीक है, सेल कर दिए। अब ये ब्रोकर कंपनी का रोल है कि ये आगे जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू करेंगे। अच्छा, इनका फायदा क्या है? इनका फायदा ये है कि ये 10 रुपए का शेयर यहाँ से उठाएंगे और उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे। 10 रुपीज में वो अपना प्रॉफिट है वो 5 रुपए ऐड करें या 4 रुपए ऐड करें, जो भी ऐड करेंगे अपना प्रॉफिट ऐड करके वो पब्लिक को इशू करेंगे, राइट। तो सारी मेहनत जो यहाँ इशू करने की कौन करता है? ब्रोकर करते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या है कि भाई जैसे कि नाम ही है, प्राइवेटली आप प्लेस कर रहे हो, यानी ये शेयर्स जनरल पब्लिक को इशू नहीं किए जाते, ये कुछ प्राइवेट पर्सन या इंस्टीट्यूशंस को शेयर किए जाते हैं। देखो होता क्या है, यहाँ पर भी कंपनी ने सारे शेयर्स किसको सेल कर दिए? ब्रोकर को। जितने भी शेयर्स या जो भी सिक्योरिटी आप इशू कर रहे हैं वो आपने ब्रोकर कंपनी को सेल कर दिया। अब ये ब्रोकर कंपनी आगे जो जैसे हमने इसमें देखा कि जनरल पब्लिक को इशू किया गया, ये ब्रोकर कंपनी जनरल पब्लिक को इशू नहीं करती, कुछ सेलेक्टेड क्लाइंट्स या सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस उन्हीं को शेयर सेल किए जाते हैं, जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं किया जाता। मतलब ये भी हो सकता है ना कि कोई कंपनी पहले से ही इस कंपनी से डील करके बैठी हो कि भाई अगर इस कंपनी के शेयर्स आते हैं तो उन्हें मैं परचेज करूँ, या किसी कंपनी ने पहले इंटरेस्ट दिखा रखा हो कि भाई ये कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना है, जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आए तो मुझे आप बताइएगा, ठीक है। तो कोई स्पेशल क्लाइंट हो सकते हैं जो पहले से इंटरेस्टेड हो, या कोई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं जैसे कि LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जनरल इंश्योरेंस, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऑलवेज इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। तो यहाँ पर हम प्राइवेटली प्लेस करते हैं, हमने जनरल पब्लिक को नहीं बोला कि भाई आइए हमारे शेयर से परचेज कीजिए, हमने उन चुनिंदा क्लाइंट्स को शेयर्स इशू किए जो पहले से ही हमारी कंपनी में इंटरेस्टेड थे, राइट। फिर आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट, हर बार इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ ही जाता है, राइट इशू। राइट इशू क्या है? देखो जैसे मैंने कहा कि कंपनी पहली बार जो भी शेयर्स इशू करती है वो कहाँ करती है? प्राइमरी मार्केट में। अब यहाँ आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि भाई मान लीजिए एक ABC कंपनी है, ठीक है, ABC कंपनी है, इन्होंने 10,000 शेयर्स इशू करे थे प्राइमरी मार्केट में, ठीक, 10,000 शेयर्स इन्हें इशू कर दिए, उसके बाद ये सेकेंडरी मार्केट में अपने आप सेल परचेज इन्वेस्टर्स कर रहे हैं। अब एक टाइम बाद दोबारा से इस कंपनी को शेयर्स इशू करने हैं, दोबारा से इन्हें 10,000 शेयर्स इश्यू करने हैं, तो अब ये बताओ कहाँ जाएंगे? ये सेकेंडरी मार्केट में जाएंगे, प्राइमरी मार्केट में? तो बेटा ये भी प्राइमरी मार्केट में ही जाएंगे। जब आप नए शेयर्स, न्यू सिक्योरिटी इशू करते हैं पहली बार, तो वो प्राइमरी मार्केट में जाता है, तो ये भी तो आपकी न्यू सिक्योरिटी ही है, आप नए 10,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं, पुराने नहीं है। देखो सेकेंडरी मार्केट में आप सारे सेकेंड हैंड शेयर्स के साथ जाते हैं, ये 10,000 शेयर्स मैंने प्राइमरी में इशू करे और उसके बाद इनकी डीलिंग कहाँ होगी? सेकेंडरी में। तो ये सारे क्या है? सेकेंड हैंड, क्योंकि आप एक बार पब्लिक को सेल कर चुके हैं, फिर उसके बाद पब्लिक उन्हें सेकेंडरी मार्केट में सेल परचेज जो भी कर रही है। लेकिन जब कंपनी सेकेंड राउंड में आई, अब कंपनी को और कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी ने अगेन 10,000 शेयर्स इशू किए। तो ये 10,000 शेयर्स बिल्कुल न्यू है, अभी तक किसी पब्लिक के पास नहीं गए हैं, तो जब ये फर्स्ट हैंड है तो ये भी कहाँ जाएंगे? सबसे पहले प्राइमरी मार्केट में ही जाएंगे, राइट। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है राइट इशू का कि भाई राइट इशू क्या है। सबसे पहली चीज की राइट इशू का जरिया जो है ये सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग कंपनीज ही यूज कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग कंपनीज जो पहले से ही इस फील्ड में हो, जो पहले से ही वर्क कर रही हो, जिन्होंने पहले भी शेयर्स इशू कर रखे हो, ठीक। तो इसमें होता क्या? देखो सिंपल सी बात है, मेरे पास मुझे शेयर्स और इशू करने, पहले ही मेरे 10,000 शेयर्स हैं, यानी 10 जितने भी शेयर होल्डर्स हैं मेरे पास पुराने। अब जब मैं शेयर्स इशू करने जाऊंगी तो मैं और क्या करूंगी? और ज्यादा शेयर होल्डर्स बनाऊंगी, यानी कंपनी का जो कंट्रोल है, जो अभी पहले इतने शेयर होल्डर्स के हाथ में था, अब वो और ज्यादा डाइल्यूट होगा, ठीक है। तो ये लोग कहीं ना कहीं मेरी प्रेफरेंस है, जिन्होंने सबसे पहले मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया था। तो जब भी मैं दोबारा शेयर्स इशू करने जाऊंगी तो सबसे पहले इन सभी लोगों से पूछूंगी कि क्या आप इन शेयर्स को परचेज करना चाहते हैं,
मान लीजिए आपने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया था, पहले आपने मेरे शेयर्स परचेज किए हुए थे, तो जब मैं, क्योंकि देखो आप मेरे शेयर होल्डर्स हैं, आप मेरी कंपनी के ओनर बन चुके हैं, राइट, तो कहीं ना कहीं मैं फर्स्ट प्रेफरेंस आपको दूंगी कि अगर मैं मार्केट में नए शेयर लेकर आ रही हूँ, मैं सीधा पब्लिक के पास नहीं जाऊंगी, मैं किसके पास जाऊंगी? आपके पास, कि सर आपने पहले भी मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, अब आप और कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम इतने शेयर्स और ला रहे हैं, ठीक है। तो जब आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो आपके पहले से शेयर होल्डर्स हैं, जब वो मना करेंगे तब आप इन्हें पब्लिक में लेकर जाएंगे, अदरवाइज पहला अधिकार आप किसे देंगे? अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो राइट इशू वही है जहां पर आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अपने न्यू शेयर्स ऑफर करते हो। जो आपने न्यू शेयर्स निकाले 10,000 के, आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पहले पूछेंगे कि अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और किस प्रपोर्शन में? जिस प्रपोर्शन में आपने पहले लिए थे। फॉर एग्जाम्पल, एक शेयर होल्डर है राम, इन्होंने पहले मेरी कंपनी के 1/10 शेयर्स परचेज किए हुए हैं, ठीक है, 1/10 परचेज किए हुए हैं। तो अगेन मैंने 10,000 शेयर्स निकाले, 10,000 का 1/10 कितना होगा? 1000, ठीक है। तो यानी मैं, अगर राम इंटरेस्टेड भी हैं दोबारा से शेयर्स परचेज करने में, तो ये कितने शेयर्स परचेज करेंगे? सिर्फ 1000। जितने के प्रोपोर्शन में ये पहले चल रहे थे उतने ही अब रहेंगे, यानी अगेन ये 1/10 के ही पोर्शन के साथ जाएंगे। क्लियर? सो राइट इशू का मीनिंग भी अलग से पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में भी आता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि राइट इशू क्या है। तो राइट इशू जब आप राइट देते हैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को न्यू शेयर्स परचेज करने के लिए। फिर है लास्ट पॉइंट, EIPO यानी इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये इस टाइम सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इस टाइम पर जो भी ट्रेडिंग होती है शेयर मार्केट में, वो सारी आपकी EIPOs के थ्रू ही होती है, यानी आप इलेक्ट्रॉनिकली या आप ऑनलाइन के माध्यम से इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी पहली बार शेयर्स इशू करते हैं और लोग उसे ऑनलाइन ही परचेज करते हैं, राइट। सो जहां आप इलेक्ट्रॉनिक डील करते हैं तो उसी का कहा जाता है EIPOs, ठीक है। सो ये सारे मेथड हैं। सबसे पहला, सबसे पुराना मेथड कि आप प्रोस्पेक्टस के थ्रू इशू करते हैं। सेकेंड इज ऑफर फॉर सेल, जहां आप ब्रोकर को अपॉइंट करते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट, जहां आप जनरल पब्लिक की जगह कुछ प्राइवेट लोगों को या कुछ प्राइवेट कंपनीज को, कुछ सिलेक्टेड क्लाइंट्स को इशू करते हैं शेयर्स। देन राइट इशू में आप अपने शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू करते हैं, उनको अधिकार देते हैं कि सबसे पहले आप शेयर्स को परचेज कीजिए। फिर आ जाता है EIPO, जहां आप इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्स इशू करते हैं ऑनलाइन, ठीक है। सो ये सारे थे आपके मेथड्स जहां पर आप प्राइमरी मार्केट में शेयर्स इशू या कोई भी सिक्योरिटी इशू करते हैं इन सारे मेथड से। नाउ कम्स टू डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। क्या डिफरेंस होता है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में? सो सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, कौन सी सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं? तो प्राइमरी मार्केट में बिल्कुल न्यू सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं जो फर्स्ट टाइम इशू हो रही है। सेकेंडरी मार्केट में सेकेंड हैंड और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, यानी जो एक बार न्यू सिक्योरिटीज प्राइमरी मार्केट में इशू हो गई उसके बाद वो जाकर सेकेंडरी मार्केट में इशू की जाती हैं, सेकेंडरी मार्केट में सेल और परचेज की जाती है। तो यहाँ बिल्कुल न्यू सिक्योरिटीज इशू की जाती है, यहाँ पर सेकेंड हैंड और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज के बीच में डील होता है, राइट, जो पहले से इशू हो चुकी है। इशूड बाय, इन्हें इशू कौन करता है? देखो प्राइमरी मार्केट में डायरेक्टली कंपनी इशू करती है, डायरेक्टली इशूड बाय कंपनी ऑफर करती है पब्लिक को। सेकेंडरी मार्केट में कंपनी का कोई रोल नहीं होता, वहां पर सारे इन्वेस्टर्स आपस में सेल और परचेज कर रहे होते हैं, जो भी सिक्योरिटीज ट्रांसफर हो रही होती हैं वो इन्वेस्टर्स के बीच में हो रही होती हैं, तो वहां कंपनी को कोई रोल नहीं होता, इसलिए सिक्योरिटीज आर ट्रांसफर्ड बिटवीन इन्वेस्टर्स ओनली। कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल देखो प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स टू कैपिटल फॉर्मेशन, प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करती है। यानी प्राइमरी मार्केट में क्या होता है कि भाई कंपनी डायरेक्टली पब्लिक को शेयर्स ऑफर करती है, पब्लिक डायरेक्टली कंपनी को फंड्स प्रोवाइड करते हैं और उन फंड्स का सही यूटिलाइजेशन होता है, कंपनी की ग्रोथ होती है, कंपनी के पास एक सफिशिएंट कैपिटल आ जाती है, राइट। तो यहाँ पर तो ये डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं, बट सेकेंडरी मार्केट जो होती है वो इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है कैपिटल फॉर्मेशन में, क्योंकि यहाँ जो फंड्स एक्सचेंज हो रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ सरप्लस यूनिट, यानी जो जिन लोगों ने शेयर्स परचेज किए थे या डिवेंचर्स परचेज किए थे उन्हीं के बीच में डीलिंग हो रही है, वही सरप्लस यूनिट, वही हाउस होल्ड जो लोग हैं उन्हीं के बीच में आप शेयर्स को एक्सचेंज कर रहे हैं या सेल और परचेज कर रहे हैं। यहाँ कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसलिए कहा जाता है कि ये इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है कैपिटल में और प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है। एंट्री, बेटा एंट्री यहाँ पर कैसे होगी? ऑल कंपनीज एंटर द प्राइमरी मार्केट टू रेज कैपिटल फॉर देयर फॉर्मेशन, यानी यहाँ पर जो भी कंपनी
शेयर्स इशू करना चाहती है, शेयर्स लेकर आना चाहती है मार्केट में, कैपिटल रेज करना चाहती है सिक्योरिटीज के थ्रू, तो वो प्राइमरी मार्केट में एंटर होती है। सारी कंपनीज आ सकती है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन सारी कौन सी? पब्लिक कंपनी, क्योंकि पब्लिक कंपनी के पास ही अथॉरिटी है कि वो पब्लिक को शेयर्स इशू कर सकते हैं, डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज, ओनली लिस्टेड कंपनीज सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड इन सेकेंडरी मार्केट। यानी अगर जो मार्केट प्राइमरी मार्केट में शेयर्स इशू कर चुकी है, अगर ये चाहते हैं कि इनके शेयर होल्डर्स को लिक्विडिटी का फैसिलिटी मिले, कि वो जब चाहे शेयर्स को सेल और परचेज कर सकें, इनके शेयर्स सेकेंडरी मार्केट या शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में ट्रेड किए जाएं, तो उसके लिए इन्हें कहाँ जाना पड़ेगा? सेकेंडरी मार्केट के पास। स्टॉक मार्केट में अपने आप को लिस्टेड कराना पड़ेगा, अपना नाम वहां दर्ज कराना होगा, तब जाके आपके शेयर्स वहां पर सेल और परचेज हो पाएंगे। अगर आपने स्टॉक मार्केट में अपना नाम लिस्ट नहीं करवाया है तो आपकी कंपनी के शेयर्स वहां सेल और परचेज नहीं हो सकते, ठीक है। सो इसलिए कहा जाता है कि सारी कंपनीज प्राइमरी मार्केट में तो एंटर हो सकती हैं, बट सेकेंडरी मार्केट में एंटर होने के लिए आपको अपना नाम वहां लिस्ट कराना पड़ेगा। ओनली लिस्टेड कंपनीज सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड इन सेकेंडरी मार्केट। ज्योग्राफिकल लोकेशन, तो प्राइमरी मार्केट की कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है। जैसे हमने देखा कि भाई ये तो इलेक्ट्रॉनिकली भी आप शेयर्स इशू कर सकते हो, ठीक है, तो आप कैसे भी शेयर्स इशू कर सकते हो। यहाँ पर कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन या कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है कि इसी एरिया में हमें शेयर्स इशू करने हैं पहली बार, ऐसा कुछ नहीं है। बट सेकेंडरी मार्केट का फिक्स ज्योग्राफिकल एरिया है और इसके वर्किंग आवर्स भी फिक्स होते हैं। आपने नाम सुना होगा BSE, सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, ये प्रॉपर बॉम्बे में आपको मिलेगी ये जगह, ठीक है। यहाँ पर आप, ये स्टॉक मार्केट है जहाँ पर शेयर्स का डेली बेसिस पर सेल और परचेज होता है और इनके वर्किंग आवर्स भी फिक्स है। ये सिर्फ ये दो नाम मैं एग्जांपल बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत बड़े नाम है, ये तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है ही। इसके अलावा बहुत ज्यादा हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपको 24 या 26 मिलेंगी, ठीक है। इनके वर्किंग आवर क्या है? सुबह के 9:30 से 3:30 बजे तक, ठीक है, यानी ये टाइम फिक्स है कि इसी दौरान आप शेयर सेल और परचेज कर सकते हैं, राइट। फिर आ जाते हैं प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज। प्राइस जो होता है यहाँ पर देखो, जब कंपनी पहली बार ऑफर कर रही है तो अपना रेट बताते हैं कि भाई हम 10 रुपए का एक शेयर लेकर आ रहे हैं, 100 रुपए का एक शेयर लेकर आ रहे हैं, तो ये प्राइस फिक्स किया जाता है कंपनी के द्वारा। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में जो प्राइस फिक्स होता है वो डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा होता है। यानी अगर आपकी मार्केट की कंडीशन अच्छी है या आपकी कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है और आपकी कंपनी के शेयर्स के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, जो शेयर आपने इनिशियल लेवल पर 10 रुपए का खरीदा था आज वो 15 रुपए का हो चुका है, तो सेकेंडरी मार्केट में आप उसे 15 रुपए का सेल कर सकते हैं या 15 रुपए का आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्राइस तो कंपनी ने फिक्स करके दिया था पहली बार, ये प्राइस अब ये 15 का हो जाए, 16 का हो जाए, 14 का हो जाए, 13 का हो जाए, जो भी रेट हो ये फ्लक्चुएट होता रहेगा डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग। तो ये रेट कौन डिसाइड कर रहा है? सेकेंडरी मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा, ठीक है। सो ये फिक्स फैक्टर नहीं है, यहाँ पर ये फ्लक्चुएट होता रहता है, लेकिन फर्स्ट टाइम पे ये कंपनी के द्वारा फिक्स किया जाता है, राइट। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल का ऐसी अदर वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।